हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GS विद PS के। नाम चेंज कर दिया है, सॉरी, नाम रखा है चैनल का वापस GK विद परवेज। जी हाँ, जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, GK विद परवेज। चैनल का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। बात करते हैं महिला एवं बाल अपराध की। जी हाँ, मुख्य रूप से हम पढ़ रहे थे राजस्थान पुलिस के लिए, और ये जो पार्ट 2 है, मैंने पिछले पार्ट 1 में बताया था कि पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे, तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आता है, ठीक है। शुरू करते हैं, और सबसे पहले शुरू करते हैं महिला एवं बाल अपराध जो राजस्थान पुलिस से संबंधित है, और वहां से शुरू करते हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। जी हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस। भारतीय संविधान महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है, यानी समाज की जितनी भी महिलाएं हैं उनको समान अधिकार है, समान वेतन का अधिकार है, समान कार्य का अधिकार है, ठीक है। वो पुरुषों से किसी मामले में पीछे नहीं है। ये संविधान भारतीय महिलाओं को अधिकार प्रदान करता है। अब देखिए दोस्तों, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, यानी क्या होता है, कई बार जो कार्यस्थल होते हैं वहां पर महिलाओं का प्रमोशन का लालच देकर, कई तरह के लालच दिए, भिन्न भिन्न लालच देकर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है, ठीक है। तो इससे संबंधित एक बिल पास करवाया गया संसद में, और वो जो लागू होता है वो लागू होता है 9 दिसंबर 2013 से। इसके अंदर कुल धाराएं हैं 99 धाराएं इसके अंदर है। 9 दिसंबर 2013 को जो बिल लागू हुआ था उसके अंदर 99 धाराएं हैं। मुख्य रूप से बात करते हैं इस केस की शुरुआत कहां से हुई। देखिए दोस्तों, 1992 के अंदर एक PIL, एक जनहित याचिका दायर की गई राजस्थान। इसका संबंध सीधा का सीधा राजस्थान से, बहुत इंपोर्टेंट है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि 1992 के दौरान किसी महिला बाल अधिकारी जो विभाग की कोई कार्यकर्ता थी, उसके साथ कोई गलत हरकत हुई तो वो शिकायत कहाँ करे? तो शिकायत करने के लिए, ठीक है, तो उसकी जो एक सहेली थी, उसकी जो एक मित्र थी जिसका नाम था विशाखा, उसने एक PIL दायर की हाईकोर्ट से मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद ये जो विवाद रहा, ये बहुत ज्यादा चर्चित रहा। तो आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान बनाम विशाखा विवाद का संबंध ये कह सकते हैं किससे संबंधित है? जी, इसका आंसर हो जाएगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है। जी हाँ, इसका संबंध राजस्थान से रहा है, बिल्कुल। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है बहुत ज्यादा। राजस्थान बनाम विशाखाबाद 1997 का संबंध किससे है? तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से इसका संबंध है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब कोई भी कार्यस्थल है तो वहां पर एक समिति बनना जरूरी होगी इस अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम की कौन सी धारा में लिखा हुआ है? इस धारा 9 के अंदर लिखा हुआ है इस अधिनियम की कि कोई भी कार्यस्थल जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी गठित है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां पर इस समिति का गठन होना जरूरी है, और इसकी अध्यक्षता जो होगी वो महिला करेगी, ठीक है। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे छोटे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं या कई होते हैं, तो वहां पर 10 कर्मचारी हो नहीं पाते हैं, तो उनके लिए अलग एक और समिति बनाई गई है। उस समिति का नाम है स्थानीय शिकायत समिति। ये जिला स्तर पर कार्य करती है, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो जिलाधीश होता है, यानी जिला कलेक्टर होता है, ठीक है। इसमें एक ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है, एक सामाजिक सेवा की संस्था की अधिकारी होती है जो महिला होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से इसका संबंध भी इसी से है। परंतु जब 10 से कम कर्मचारी हो, उस कंडीशन में ये चीज लागू होती है। अगर 10 से ज्यादा है तो ये कंडीशन लागू होगी आंतरिक शिकायत समिति। अब दोस्तों, इसमें सजा का प्रावधान क्या है? देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से तो अगर इन कमेटियों को लग जाता है कि इस महिला के साथ किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तब ये कमेटी चाहे तो उसको आदमी को सुलह करवा सकती है। धारा 10 में इसका वर्णन है कि सुलह हो सकता है। अगर सुलह नहीं होता है, ठीक है, तो उस पर 50,000 रुपए जुर्माना तक लग सकता है। जुर्माना नहीं लगे तो उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, उसका प्रमोशन रोका जा सकता है। फिर भी यदि महिला संतुष्ट न हो, तब फिर कुछ IPC, इंडियन पेनल कोड की धाराएं यहाँ पर काम आती है, उनके बारे में देखते हैं। मुख्य रूप से एक धारा है 354। धारा 354 का संबंध किस केस से है? तो इस केस से है क्योंकि महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न। जी हाँ, बिल्कुल, IPC 354 का। इसमें सजा है 3 वर्ष की। अब देखिए 354 में क्या वर्णन है? 354 में वर्णन है किसी पुरुष द्वारा किसी महिला की लज्जा को या उसकी गरिमा को भंग करने की कोशिश करना। फिर इसके कुछ पार्ट बनाए गए हैं, जैसे 354A, ये इंपोर्टेंट है।
किसी महिलाओं के साथ उसका अब कोई पुरुष यदि महिलाओं के साथ अपना अंग प्रदर्शन करता है, उसको अंग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करता है, कोई अनैतिक शारीरिक क्रियाएं करता है, अश्लील चलचित्र भेजता है, अश्लील वीडियो भेजता है, अश्लील फोटो भेजता है, तब ये 354 उसमें 354A लागू होती है और इसकी सजा भी है 3 वर्ष की इसकी सजा है। इसके बाद लागू होती है और भी धाराएं हैं जिसका वर्णन इसमें इसकी इसी 354 के जो पार्ट बनाए गए हैं उसके अंदर इनका वर्णन किया गया है। जी हाँ, अब आती है एक इम्पोर्टेंट है जो 354(4) कहो या 354D कहो। अगर कोई कार्यस्थल पर कोई पुरुष महिला का पीछा करता है तो उस कंडीशन में भी 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान उसके अंदर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि 354 में तो मेनली जो है किसी की लज्जा को भंग करना, ठीक है, इसमें उसको शारीरिक अंग का प्रदर्शन करना, ठीक है, शारीरिक अंग दिखाना, शारीरिक अंग दिखाने की कोशिश करना, अश्लील चलचित्र भेजना, कामसूत्र के चित्र दिखाना, इस तरह की जो घटनाएं होती है उनके लिए 354A और सजा सब में लगभग बराबर है 3 वर्ष। और इसमें जो है सजा इसमें 1 वर्ष है किसी महिला का पीछा करना, 354(4) या D इसको कहते हैं, इसमें महिला का पीछा करना कार्यस्थल पर, तो वो भी यौन उत्पीड़न का हिस्सा माना गया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अपन 354B, एक और पार्ट है इसका 354B या 354(2), ये इसी का पार्ट है। इसमें किसी महिलाओं को निर्वस्त्र करने का प्रयास करना, निर्वस्त्र करने का प्रयास करना, यानी उसके कपड़े खोलने की कोशिश करना, इससे संबंधित है ये, ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको 7 वर्ष की सजा है और उस जगह से, नौकरी से निकाला जाएगा। तो मुख्य रूप से जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है ये यहीं पर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं हिंसा कौन कौन सी होती है। हिंसा बहुत सारे प्रकार की होती है, अपन तो जानते हैं सिर्फ मारना पीटना ही हिंसा होती है, नहीं। एक होती है शारीरिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, एक होती है लैंगिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, और आर्थिक हिंसा या आर्थिक शोषण भी कह सकते हैं उसको, आर्थिक हिंसा। ये सब हिंसाओं के प्रकार है। शारीरिक हिंसा में आप सब समझ गए होंगे, मारना पीटना, थप्पड़ मारना, काट लेना, कुछ भी कर लेना, हाथ से मारना, छड़ी से मारना, किसी भी तरह से मारना पीटना शारीरिक हिंसा में आएगा। लैंगिक हिंसा, कुछ ऐसे कृत्य करने के लिए मजबूर करना स्त्री को जो करने के लिए वो राजी ना हो, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, सब समझदार है। ऐसे कृत्य करना, उसको अश्लील चीजें दिखाना, ठीक है, जबरदस्ती मजबूर करना किसी काम के लिए, वो सब लैंगिक हिंसा में आता है। भावनात्मक हिंसा, किसी स्त्री को उसके पति या पति के परिवार के द्वारा, कोई भी है, जैसे पति के परिवार में कोई भी है, उनके द्वारा उसको बार बार टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना, दिमाग पर उसके बार बार उसका शोषण करना, उसको कहना कि तू दहेज नहीं लाई, तू वो नहीं करा, तेने लड़का पैदा नहीं किया, इस तरह से जो होगा वो भावनात्मक हिंसा के अंदर आएगा। और आर्थिक हिंसा, जैसे कोई किसी की जैसे पत्नी है, उसको बार बार क्या करना, पैसों के लिए मना करना, ठीक है, बच्चों को पैसे नहीं देना, घर में घर खर्च नहीं देना, तो ये सब आर्थिक हिंसा के तहत आता है। ये जो अधिनियम है ये लागू कब हुआ था दोस्तों? ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को, और इसका संबंध ये जो है 2005 से संबंधित। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। इसके अंदर कुल धाराएं हैं 37, याद रखिएगा कुल धाराएं कितनी है? 37 है। और DIR बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने क्लासों में बताया था बच्चों को दोस्तों कि DIR क्या होता है। इससे अपन जो कोई अपने साथ इंसिडेंट हो जाता है तो अपन थाने में जाके FIR करवाते हैं, ठीक है, पर यहाँ DIR दायर होती है। DIR मतलब होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट। जी हाँ, FIR के बदले DIR। तो आपसे पूछते DIR का संबंध किससे है? तो घरेलू हिंसा अधिनियम से, ठीक है। मुख्य रूप से क्या होता है कि जैसे फिर तो उनको सुलह करवाई जाती है, अगर सुलह नहीं कर पाते हैं तो धारा जो 354 है ये सब उसमें लागू होती है, ये इसमें लागू हो सकती है कि अगर वो पत्नी संतुष्ट नहीं है कि ये सुलह से नहीं मानने वाला है आदमी या वो जालिम है, तो फिर ये कंडीशन जो है सारी धाराएं जो है इसके अंदर लागू हो जाती है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक और चीज है जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, मी टू कैंपेन या मी टू अभियान भी कह सकते हैं इसको। फिर मी टू अभियान का संबंध किससे है? भारत में पिछले वर्ष बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था मी टू कैंपेन, तो इसका संबंध भी इसी से है कि कार्य स्तर पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित है मी टू कैंपेन, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा वाला PCTNDT 1994, हिंदी में देखिए पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक। जी हाँ,
गिरते लिंगानुपात को बचाने के लिए और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये अधिनियम लाया गया 1994 के अंदर। 1994 के अंदर लाया गया और लागू किया गया इसको 1 जनवरी 1996 में। इसके अंदर एक संशोधन हुआ 14/2/2003 3 से 5 वर्ष तक की इसमें सजा का प्रावधान है। देखिए दोस्तों क्या होता है मेनली कि स्त्री की जैसे एक तो क्या होता है गर्भाधान परीक्षण नहीं करा सकता अपन, ठीक है, लिंग प्रसव पूर्व निदान तकनीक है ये। इसमें क्या होता है कि जो प्रसव जो बच्चा जो है पेट के अंदर जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसका अपन लिंग परीक्षण भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते इस अधिनियम के तहत। अब आप सोच रहे होंगे कई लोगों की तो होती है, वो कुछ कंडीशंस है, इसी के अंदर कंडीशंस दायर की हुई है कि जैसे रक्त की कमी है बच्चे के अंदर, या बच्चा अस्वस्थ है, ठीक है, या गुणसूत्रों की कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, या इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है उस कंडीशन में सोनोग्राफी हो सकती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोनोग्राफी से संबंधित कौन सा नियम है, तो यह है PCPNDT 1994। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, चैनल का नाम रखा है GK विद परवेज, ठीक है, तो याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब 2-4 वीडियो और बच रही है, ठीक है, 2-4 वीडियो महिला अपराध की है और 2-4 वीडियो बाल अपराध की है, क्योंकि अगले 2-3 दिन में उसको कंप्लीट करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छा, गुड बाय करने से पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।